हेलो दोस्तों, सभी परीक्षाओं में एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में हम दोस्तों 90 पेपर की मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जिसमें कंप्लीट 9th पेपर साइंस को अपन रिवाइज करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हर एक यूनिट कितने नंबर का यूनिट है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको संक्षेप में चर्चा करते हुए अपन चलेंगे। आपको ध्यान रखना है, वीडियो के सभी जो बिंदु बताए जा रहे हैं उनको हर एक बिंदु को समझते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा उन्हीं सब बिंदुओं को इसमें मेंशन करने की जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनसे आपका कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाने वाली सारी बातें रहेंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। 60 नंबर की जो आपकी साइंस है, इसको दोस्तों 60 मिनट लगभग में ही अपन कवर करने की कोशिश करेंगे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट 1, जिसमें विज्ञान की प्रकृति और मतलब कि ऐतिहासिक जो बातें हुई है, विज्ञान की स्टार्टिंग को लेकर के जो बातें थी, तो उनको लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको लेकर के बात हुई है। 9 नंबर का यूनिट है। 9 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं, पढ़ने समझने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। देखिए, विज्ञान को ज्ञान को नियोजित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह मानते हुए कि ज्ञान अर्जित करने के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना जाता रहा है। डॉक्टर सीवी रमन ने क्या कहा है इस बारे में? विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन ने क्या कहा है इस बारे में कि विज्ञान मानव जाति की कृति है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान संदर्भ में विज्ञान मानव निर्मित व मानवीय क्रिया है। इसकी प्रकृति के 3 अंग माने जाते हैं: उत्पाद या विषय वस्तु, प्रक्रम व अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यहाँ पर ध्यान रखना है, तीनों बिंदु। और हम विज्ञान के संपूर्ण अनुभव की प्राप्ति तब करते हैं जब इसके सभी अंगों में लीन हो जाते हैं। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति के निष्कर्षों के बारे में। निष्कर्षों में देखिए, पहला बिंदु, विज्ञान ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं। दूसरा बिंदु, वैज्ञानिक सिद्धांत कल्पना अथवा सृजनात्मकता द्वारा भी विकसित किए जाते हैं। और तीसरा बिंदु है, वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक व गैर वैज्ञानिक दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 निष्कर्ष हमारे निकलते हैं विज्ञान की प्रकृति के, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया को लेकर के। विज्ञान की प्रक्रिया में देखिए, प्रकृति में कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती है, कुछ क्षणिक होती है, कुछ निश्चित समय अंतराल पर होती रहती है, लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इन कारणों को जानना ही विज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है कि किस कारण से ये पर्टिकुलर जो काम हो रहा है या पर्टिकुलर जो प्रक्रिया चल रही है वो क्यों चल रही है, वो कारण को जानना विज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं: स्थिर पक्ष जिसमें सिद्धांतों पर आधारित रहता है, और गतिशील पक्ष जो कि प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित होता है, प्रैक्टिकल के आधार पर रहता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताओं को लेकर के। पहली प्रक्रिया देखिए, विज्ञान शताब्दियों के अनुभव पर आधारित पूर्व अनुमान पर संचालित होता है। और दूसरी विशेषता है, विज्ञान का ज्ञान द्रव्य के नमूनों के परीक्षण पर आधारित होता है, जो कि सार्वजनिक जांच की पहुंच में आते हैं। इस तरह से विशेषताएं कुछ ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में। इसमें देखिए, वैज्ञानिक विधि में परावर्तित सोच, तर्क, तथ्यों का वर्गीकरण एवं उनके सह संबंध का अवलोकन, परीक्षण, क्रमबद्धता और साथ ही रचनात्मक कल्पनाओं की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज निहित होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरणों के बारे में। पहला चरण है समस्याओं को परिभाषित करना, दूसरा चरण है प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करना, और तीसरा चरण है परिकल्पना निर्माण करना, चौथा चरण है परिकल्पना की परीक्षा करना, और पांचवा चरण है निष्कर्ष निकालना। तो ये कुल 5 चरण आपको ध्यान रखने हैं वैज्ञानिक विधि के। इसके बाद में अगला बिंदु आता है प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि में कार्य कारण संबंध के बारे में। पहला बिंदु देखिए, पेड़ से फल गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। तो पहला फैक्ट हो गया ये। दूसरा फैक्ट क्या है कि भूकंप भूगर्भीय हलचलों के कारण होता है। तीसरा फैक्ट क्या है, विज्ञान में विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति, संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। चौथा फैक्ट है, सृष्टि में कार्यरत प्रत्येक बल और शक्ति को जानना एवं समझना विज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। पांचवा फैक्ट है, विज्ञान प्रकृति में उपस्थित भौतिक संरचनाओं की व्याख्या करता है। इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिवर्तनशील घटनाओं के बारे में, परिवर्तनशील धारणाओं के बारे में। इसमें देखिए, विज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो लगातार विकसित होती रहती है और कभी भी यह दावा नहीं करती कि इसको अंतिम सत्य मिल गया है, नया सत्य उजागर हो सकता है उस बारे में। और यहाँ पर पहला हम बिंदु यहाँ पर देखिए, आदिकाल में सौरमंडल के लिए यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु कोपरनिकस की अभिधारणा व गैलीलियो द्वारा दूरदर्शी के निर्माण व प्रयोगों से ज्ञात हुआ
कि संपूर्ण सौर परिवार सूर्य केंद्रित है और वह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नया तथ्य सामने आ गया जब हमारे पास नया उपकरण आया, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है कि जब 1803 में डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय उन्होंने परमाणु ठोस लचीले पिंड के रूप में देखा था। उसके बाद हमें परमाणु की आंतरिक संरचना का आभास हुआ कि यह और कोई मूलभूत कणों से मिलकर के बना है। तो इस तरह से दो फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं अगर प्रश्न आता है तो। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, झुटलाना या मिथ्याकरण क्या होता है। झुटलाना या मिथ्याकरण करना किसी सिद्धांत की वह क्षमता है जो किसी प्रयोग अथवा परीक्षण की व्याख्या द्वारा ऐसी भविष्यवाणी कर सके जो कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगमन व निगमन प्रक्रिया में अंतर के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, आगमन व निगमन प्रक्रिया में आगमन एक अन्वेषण प्रक्रिया है तथा निगमन इसके विपरीत है। आगमन के द्वारा तथ्यों, नियमों, सूत्रों की खोज की जाती है, जबकि निगमन में किसी सूत्र या सिद्धांत की जांच की जाती है। आगमन में भिन्न भिन्न स्थूल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जबकि निगमन में ज्ञात सूत्र नियम की सहायता से प्रश्नों का तार्किक हल कराते हैं। तो इस तरह से बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वैधता के बारे में। वैधता में देखिए, वैधता वह मुख्य सीमा है जिस तक एक अवधारणा, निष्कर्ष या माप अच्छी तरह से स्थापित है और संभवतः वास्तविक दुनिया से सटीक रूप से मेल खाता है। तो ये ध्यान रखना है इसके बाद में। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों की वैधता का स्पष्टीकरण के बारे में। इसमें देखिए, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं बिखरे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों को सोने के पत्र पर आपतित किया तो पाया कि लगभग 10,000 कणों में से कोई 2-3 कण ही 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोणों के मध्य विक्षेपित हो गए थे। अतः थॉमसन मॉडल को झुटलाने में इस प्रयोग की अहम भूमिका रही है। नाभिक का आविष्कार संभव हो सका है। तो यहाँ पर यह बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया कौशलों के बारे में। वर्गीकरण, विश्लेषण और सामान्यकरण विभिन्न अवधारणाओं के पैटर्न खोजने में विशेष प्रकार के सहायक होते हैं। इनके अलग अलग विवरण निम्नलिखित हैं। पहला है वर्गीकरण। इसमें देखिए, वर्गीकरण हमारे कौशल का सबसे सरल पहलू है। समाज में भी हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हमारा समाज भी विभिन्न स्तरों जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि में बटा रहता है। वहीं वर्गीकरण की प्राथमिकता है। विज्ञान में भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ यथा धातु, अधातु, विद्युत के सुचालक, कुचालक तथा जंतुओं को कशेरुकी व अकशेरुकी में वर्गीकृत करके पैटर्न का निर्माण करते हैं और उनको वर्गीकृत करते हैं। दूसरा बिंदु है विश्लेषण। विज्ञान के अंतर्गत जब हम किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने हेतु वहां के तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पेड़ पौधों आदि के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं, तो ये क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्यकरण के बारे में। जब हम नियम सीखते हैं तो ज्यादातर बहुत सारे अवलोकनों के आधार पर सामान्यकरण से निकल करके आते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के नियमों को मटर के पौधे की अलग अलग गुणों में बहुत सारी पीढ़ियों में आई विभिन्नताओं का अध्ययन करके बनाया था। तो इस तरह से सामान्यकरण का आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में। इसमें पहली विधि है अवलोकन। अवलोकन में देखिए, अवलोकन और सिद्धांतों के बीच एक प्रत्यक्ष रिश्ता हुआ करता था, लेकिन पोपर का कहना था कि विज्ञान की भूमिका हमारे अवलोकनों के पीछे की वास्तविकता को तलाशना थी। हमारे अवलोकनों के पीछे की वास्तविकता को तलाशना थी। इनके अनुसार प्रतिद्वंदी सिद्धांतों में से कौन कौन अधिक परिघटनाओं की व्याख्या देता है और सबसे बेहतरीन व अनोखी भविष्यवाणियां कर पाता है, इस आधार पर उनमें से चयन कर सकते हैं। ये कुछ बिंदु आपको अवलोकन में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं आदर्शीकरण के बारे में। आदर्शीकरण में विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो आदर्श परिस्थिति में हम नहीं कर सकते, करना संभव नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उनको ही आदर्श मान करके परिणामों तक पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए, गैसों में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते समय परमाणुओं को प्रत्यास्थ गोले मानते हैं। इसी प्रकार कल्पनाओं पर विचार करके परिणामों को आदर्श स्थिति में व्याख्या करते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको आदर्शीकरण में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा बिंदु, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग को लेकर के। इसमें देखिए, इसका मतलब है कि उस परिघटना को दो प्रकार से देखा जाता है जिसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। इस तकनीक का जीव विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग होता है, जहां की विभिन्न कारकों की जटिलता को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग इस तरह से करना है। और चौथा बिंदु है कल्पना करना।
कल्पना कैसे करेंगे? यह ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें असलियत में नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले किए गए प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक अपने दिमाग में यह अनुमान लगा सकता है कि इस जो प्रयोग हैं, इन प्रयोगों के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार से वे अपने मस्तिष्क में विचारों में सिद्धांतों को लेकर के और सुदृढ़ उनको कर पाते हैं। तो ये कल्पना हो गई। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता को लेकर के कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है। विज्ञान का उद्देश्य नवीन ज्ञान खोजने के लिए होता है, जबकि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उत्पाद निर्मित करना होता है जो कि समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रौद्योगिकी को विज्ञान द्वारा प्राप्त अवधारणाओं का व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जाता है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने, इसमें कुछ बिंदु आपको और ध्यान रखने, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, विज्ञान के वे सिद्धांत जिनके आधार पर प्रौद्योगिकी का विकास संभव हो सकता है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है मौसम तंत्र, जैसे चक्रवाती तूफान, ओलों आदि के कारण ज्ञात होने पर ऐसे उपग्रहों का निर्माण किया जाता है जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सकें। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का ज्ञान होने पर चिकित्सा की ऐसी तकनीक का विकास हुआ जिसके उपयोग से कैंसर आदि की गहन चिकित्सा संभव हो सकी। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा यहाँ पर अगला बिंदु क्या है? प्रौद्योगिकी द्वारा विज्ञान की अवधारणाओं का विकास। इसमें कैसे हुआ? देखिए, पहला बिंदु, ऐतिहासिक काल में वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होने पर भी मनुष्य में अपने भोजन, शरीर को ढकने, रहने के लिए अनन्य जो साधन है उनका निर्माण किया गया। तो ये प्रौद्योगिकी द्वारा हुआ। दूसरा बिंदु देखिए, मनुष्य चिमटा, पहिया, हल आदि का जो उपयोग है वो आदि काल, प्राचीन काल से करता आ रहा है। आग जलाने की भी तकनीक उसने विकसित कर ली थी, जबकि उसके सिद्धांतों का पता बहुत बाद में चला। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यूनिट 1 में ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं इकाई 2 यूनिट 2 जिसका नाम है विज्ञान की शिक्षा शास्त्र, और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में बात रहेगी। ये यूनिट भी आपका 9 नंबर का है। 9 नंबर के लिए कौन कौन से आपको टॉपिक्स ज़रूर से पढ़ लेने हैं, ज़रूर से याद कर लेने हैं, आइए उनके बारे में एक एक प्रश्न को लेकर के बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने साथ में मेंशन करने की कोशिश करी है। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामान्यतः शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण कार्य की विधियों व कार्यनीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें अध्यापन शैली और कार्य योजना का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में पाठ आरंभ करने से पूर्व किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? अगर विज्ञान के आप शिक्षक हैं तो आप पाठ को आरंभ कैसे करेंगे? पहला बिंदु देखिए, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आप क्या करेंगे, जो चीज़ें, जो बातें बच्चों को ऑलरेडी आती हैं उनको समझाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और फिर अज्ञात बातें उनको बताएंगे। और दूसरा है सरल से जटिल की ओर बच्चों को ले जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। स्थूल का मतलब है कि पहले मोटे मोटे टॉपिक्स उनको बताएंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स उनको बताएंगे जो बच्चे आसानी से समझ सके, फिर उनको बारीक जानकारी देंगे, सूक्ष्म जानकारी देंगे। अनुभव से तर्क की ओर, पहले जो बालकों को अनुभव है उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करवाएंगे और फिर तर्क के आधार पर उनको बातें बताएंगे कि हाँ इस तरह से ये हो रहा है। और अगला 5वां बिंदु है पूर्ण से अंश की ओर ले जाएंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाएंगे। तो ये 6 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगर आप विज्ञान शिक्षक हैं और आपको पाठ का आरंभ करना है तो किन बिंदुओं को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, विज्ञान में अधिगम निर्माण में वे कौन कौन से तरीके हैं जो विद्यार्थी को सीखने में मदद करते हैं? तो अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, परिकल्पना करना, प्रयोग सेट करना और विवेचन करना आदि आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और सामान्य जनता के बीच गणित और विज्ञान को लोकप्रिय करना था। विज्ञान के सिद्धांत, वैज्ञानिक विधियों, नवाचारी तरीकों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। तो विक्रम साराभाई साइंस सेंटर के बारे में आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद का सेंटर है। और इसके बाद में अगला प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या समय प्रबंधन से व्यक्ति उन्नति कर सकता है? इसका उत्तर देखिए, समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उपलब्ध समय का अधिकाधिक प्रयोग करता है जिससे उसका समय नष्ट होने से बच जाता है। समय प्रबंधन व्यक्ति की योग्यता व कार्यकुशलता का परिचायक होता है। एक टाइम टेबल आप इसे कह सकते हैं समय प्रबंधन करना। यह व्यक्ति को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ उसे संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वैध मानक क्या होते हैं? वैध मानक में देखिए, विज्ञान शिक्षक को किन वैध मानकों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें देखिए, विज्ञान शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए अपनी कार्य योजना बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हें ही वैध मानक की संज्ञा दी जाती है। विज्ञान शिक्षक हेतु प्रमुख वैध मानक निम्न प्रकार हैं। पहला वैध मानक क्या है? संज्ञानात्मक वैधता। इसमें देखिए,
जो विषय वस्तु हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सीखने की आयु के अनुसार हो, जिसे उसे सहजता से समझ आ सके, बच्चा उसको सहजता से आसानी से समझ सके। दूसरा है विषय वस्तु परक जो वैधता है, उस बारे में बात करी गई है कि सरलीकरण के चक्कर में गलत तथ्य और अवधारणाएं सीखने वाले तक न पहुंचे, बल्कि उसको फैक्ट ही बताए जाएं, जो सच है वही बताया जाए। ज़्यादा सरल करके बताएंगे, मान लो सरल करते समय गलत हम जानकारी दे दें तो फिर बच्चा उसको गलत सीख लेगा। तो विषय वस्तु परक वैधता भी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु है तीसरा बिंदु, प्रक्रिया की वैधता। इसमें देखिए ये अधिगम निर्माण के वो विविध तरीके हैं जो विद्यार्थी की सीखने में मदद करते हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। और ऐतिहासिक वैधता क्या है कि विज्ञान को एक स्थैतिक चित्र की तरह पेश नहीं करना चाहिए, इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहिए। और अगला पांचवा यहाँ पर वैधता क्या है, परिवेश संबंधित वैधता। विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी के लिए प्रासंगिक हो, उसके परिवेश से संबंधित भी हो। और अगला नैतिक वैधता क्या है, इसका अर्थ है कि विज्ञान शिक्षा ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, भय, पूर्वाग्रह से मुक्ति आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करती होनी चाहिए। तो ये कुछ 6 बिंदु आपको यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, बच्चों का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के सृजन में किस प्रकार से सहायक होता है। इस प्रश्न में देखिए कक्षा में आने वाला हर विद्यार्थी अपने परिवेश से, अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के आता है, अपने परिवेश की जानकारी रखता है। और यह पूर्व ज्ञान एक हुक की तरह काम करता है जो नए ज्ञान अवधारणा को पकड़ने में मदद करता है। शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान की था लेने के लिए कुछ कार्यनीतियों का सहारा लेना होता है। और कार्यनीतियों में निर्देश देना, अवधारणा का परिचय करवाना, चर्चा करना, व्यक्तिगत विचार जानना, विद्यार्थियों को परस्पर सवाल जवाब के मौके देना आदि हो सकते हैं। और इनके माध्यम से शिक्षक ये जान पाता है कि बच्चा किस परिवेश से है और विज्ञान के बारे में उसे कितनी नॉलेज पहले से है। इतना आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में। और इसके बाद में हम बात करते हैं 8वां प्रश्न। देखिए विज्ञान विषय बच्चों की अभिरुचि के विकास के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। इसमें देखिए कक्षा में एक ऊर्जा से भरा माहौल हो तो पढ़ने सीखने का जोश दुगुना हो जाता है। बच्चों में अभिरुचि विकसित करने के लिए हम नित्य नए प्रयोग करेंगे, कभी कहानी, कभी चुटकुले, कभी चार्ट्स, कभी क्विज, कभी फ्लैश कार्ड, कभी पहेलियां, कभी भ्रमण, कभी चर्चा, कभी प्रतियोगिता, कभी अभिनय, कभी TLM, तो कभी रोचक प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। इस तरह से बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, विज्ञान शिक्षण में सकारात्मक सोच नजरिए का क्या महत्व है। सफल विज्ञान शिक्षण के लिए केवल शिक्षक में ही सकारात्मक सोच का होना आवश्यक नहीं है, अपितु विद्यार्थियों में भी इसका होना आवश्यक है, ताकि वे विज्ञान शिक्षण के प्रति एक नजरिया विकसित कर सके। सकारात्मक सोच आपको रखनी चाहिए अपने एग्जाम के प्रति या अपने सब्जेक्ट के प्रति। ऐसी स्थिति में पूरी कक्षा में उत्साह व्याप्त होगा और विद्यार्थी परस्पर एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके जवाब पर और विविध मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकेगा अगर वो विषय के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोच रखेंगे कि विज्ञान में मुझे कुछ भी नहीं आता, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप पहले से ही पॉजिटिव सोच रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं इन टॉपिक्स को याद कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली उसको याद कर पाओगे, समझ पाओगे। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं 10वां प्रश्न, पूर्व ज्ञान की पहचान करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो खेल विधि, गतिविधि द्वारा, घटना द्वारा, प्रश्नों द्वारा, कहानी के द्वारा, प्रयोग प्रदर्शन द्वारा, शैक्षणिक भ्रमण द्वारा, मस्तिष्क अवधेलन द्वारा, पूछताछ विधि और प्रोजेक्ट विधि। ये कुछ विधियां आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पूर्व ज्ञान की पहचान करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली विधियां। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अंतर कीजिए। पहला बिंदु क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति विभिन्न प्रकार की है, इसलिए दोनों में ज्ञान की जांच के तरीके और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत अलग अलग हैं। दूसरा बिंदु, तुलनात्मक रूप से देखें तो विज्ञान के मुकाबले सामाजिक विज्ञान में ज्ञान के स्रोतों तक जाना मुश्किल होता है। तीसरा बिंदु, सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संदर्भ में बच्चों के खान पान, रीति रिवाजों के संबंध में अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं होता। चुंबकीय गुण संबंधित अवलोकन किसी भी जाति या धर्म के बच्चों के लिए एक जैसे ही होंगे। यहाँ पर यह बातें ध्यान रखनी है कि हर समाज में अलग अलग नियम रूल होते हैं, बट विज्ञान में सभी जगह पर एक जो नियम लागू हो गया वो सभी समाज के लिए, सभी देशों के लिए वो एक ही नियम रहेगा। इस तरह से आपको बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर आकर के हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। सेकंड यूनिट में दोस्तों इस तरह के प्रश्न ज्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पर ध्यान देना है और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है विज्ञान और समाज। इनके बीच में संबंध को लेकर के अलग अलग जो भी बिंदु है इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट, उनको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यूनिट आपका तीसरा 6 नंबर का यूनिट है। 6 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रभाव के 2 बिंदु आपको लिखना है।
सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आपको डालना है। सकारात्मक प्रभाव में देखिए संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का विकास हो रहा है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है? भूमंडलीकरण का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद अपक्षय हो रहा है और मानव जनित आपदाएं यहाँ पर आ रही है, आदि हो रहा है नकारात्मक प्रभाव। तो इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, जेंडर के आधार पर शारीरिक विकास में अंतर आपको स्पष्ट करना है। इसमें पहला बिंदु है, बालकों में गामक योग्यता का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बालिकाओं में गामक योग्यता का विकास बालकों की तुलना में मंद गति से होता है। दूसरा बिंदु देखिए, शारीरिक दृष्टि से बालिकाएं कठिन कार्य को करने में सक्षम नहीं पाई जाती। यहाँ पर नहीं करना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नहीं पाई जाती, तथा बालक कठिन कार्य को करने में सक्षम पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपको जेंडर के आधार पर अंतर आपको ध्यान रखना है शारीरिक विकास में। इसके बाद में हम बात करते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए, संचार व्यवस्था में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका व महत्व आपको समझाना है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भिजवाने के लिए किसी व्यक्ति को भिजवाना पड़ता था, फिर डाक द्वारा संदेश जाने लगे, टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिर प्रौद्योगिकी ने सेल मोबाइल फोन को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। अब हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। टेलीप्रिंटर, रेडियो और टेलीविजन द्वारा कोई समाचार अब कुछ ही क्षणों में विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। आज चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों से संप्रेषित संदेश पृथ्वी तल पर पल में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। विज्ञान ने पृथ्वी और आकाश की सारी दूरियां समेट ली है। इस तरह से संचार व्यवस्था में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, जो महत्व है, उस बारे में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ओजोन परत को बचाने के लिए 2 उपाय आपको बताने हैं। पहला उपाय देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे CFC आदि पदार्थों का कम से कम उपयोग करना। दूसरा यहाँ पर उपाय क्या है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे डीजल एवं पेट्रोल ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक साधनों जैसे CNG का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर इलेक्ट्रिक आप इसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक के आधार पर भी। तो इस तरह से 2-3 उदाहरण आपको 2-3 उपाय ध्यान रखने हैं ओजोन परत को बचाने के लिए। इसके बाद में अगला 5वां प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की क्या भूमिका है। पहला भूमिका देखिए, कुरीतियों को दूर करने में विज्ञान अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। जैसे समाज में हमेशा से ही लड़की को जन्म के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर इसे समझाया जा सकता है कि पुरुष शुक्राणु के प्रकार XY का संयोग इसका पूर्व निर्धारण करता है, और माता पिता में से पिता की ये भागीदारी रहती है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी। तो वो यहाँ पर विज्ञान ने कर दिखाया है। और दूसरी भूमिका क्या रही है कि इस प्रकार हमारे समाज में एक गंभीर कुरीति महावारी के समय महिला को अस्पृश्य समझा जाता है, और इसमें महिला का उन दिनों में रसोई व मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यह महिलाओं में सामान्य प्रक्रिया है जो पूर्णतः स्वच्छ व संक्रमण रहित होती है। तो ये विज्ञान मिटाने में, कुरीतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है, और इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रश्न 6, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हीं 6 महिलाओं के योगदान आपको बताने हैं। पहली महिला है मारी क्यूरी, 1867 से 1934 आपको एज ध्यान रखनी है। और विज्ञान में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, भौतिकी और रसायन में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला बनी है। अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्वों और रेडियम और पोलिनियम की खोज इन्होंने की है। तो मारी क्यूरी के बारे में ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आयरीन क्यूरी के बारे में। आयरीन क्यूरी में देखिए, वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। क्यूरी परिवार में अधिकतर सभी सदस्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, ये बिंदु भी ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर तीसरे नंबर पर है इंदिरा नाथ। इंदिरा नाथ 1983 में SS भटनागर पुरस्कार इनको मिला, और 1992 में INSA की फेलो। विशेषता क्या थी इनकी? प्रतिरक्षा विज्ञान, रोग विज्ञान, संक्रामक रोग, कुष्ठ रोग आदि के बारे में इंदिरा नाथ का आपको नाम ध्यान रखना है। और इसके बाद में अर्चना शर्मा 1932 आपको ध्यान रखना है। और 1972 में JC बोस पुरस्कार इनको मिला। 1975 में SS भटनागर पुरस्कार इनको मिला। 1977 में INSA की फेलो बनी। 1984 में पद्म भूषण इनको मिला। विशेषता क्या थी इनकी? आनुवांशिकी की और गुणसूत्र, आवेश विज्ञान आदि के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रमुख महिला जो उद्यमी बनी, और बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष प्रबंध विधेयक बनी। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर पर है कल्पना चावला के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री।
सन 1988 में वैज्ञानिक अभियांत्रिकी में पीएचडी पूरी करने के बाद अंतरिक्ष शटलिंग के लिए नासा में काम किया। 1955 में टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में काम किया। तो ये कुछ बिंदु आपको इनके बारे में ध्यान रखने हैं। इस तरह से 6 महिलाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं 7वां प्रश्न। देखिए, समाज में विज्ञान का क्या महत्व है, विज्ञान पर समाज के प्रभाव आपको बताने हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है संचार के क्षेत्र में, दूसरा है यातायात के क्षेत्र में, तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में, पांचवा है कृषि के क्षेत्र में, छठा है मनोरंजन के क्षेत्र में, सातवां है दैनिक जीवन में, आठवां है उद्योग के क्षेत्र में और नौवां है परमाणु शक्ति के क्षेत्र में, 10वां है भवन निर्माण वास्तुकला के क्षेत्र में। तो 10 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं समाज में विज्ञान के महत्व के बारे में। और इसके बाद में हम बात करते हैं समाज का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में। इसमें देखिए, अधिकतर स्थितियों में यह होता है कि जो समस्याएं समाज के सामने खड़ी है वही वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसी समाज का हिस्सा है। उदाहरण के लिए वर्तमान में दवाओं के क्षेत्र में अनेक शोध कैंसर या हृदय रोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इसी प्रकार कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में नित नए यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनका उपयोग दवा बनाने में या कीटनाशक बनाने में किया जा सके। बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा व मकान की पूर्ति हेतु कृषि, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में शोध की नई दिशा प्रदान की है। तो समाज का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है उस बारे में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 8वां प्रश्न क्या है। देखिए, विज्ञान क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करिए। इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। तो इसमें देखिए, विज्ञान को साइंस के नाम से जाना जाता है। साइंस की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। टू नो आपको ध्यान रखना है कि साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है, जानना। और विज्ञान की परिभाषा कुछ जो वैज्ञानिकों ने दी है उस बारे में आपको ध्यान रखना है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा कि विज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त अनुभव की विविधता को तर्कसंगत, सुव्यवस्थित और एक रूप विचारों में परिवर्तित करता है। आइंस्टाइन की परिभाषा हो गई। और दूसरी है कोलंबिया डिक्शनरी में क्या लिखा है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह के रूप में किया गया एक सुव्यवस्थित अधिगम है। घटनाओं का संग्रह सुव्यवस्थित क्रम में। तीसरी परिभाषा है सुलीवान के अनुसार विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि है जहां पर सफलता के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक शर्त सत्यता है और सत्य की ही बात होती है। तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। और अर्थ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि साइंस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई और उसका अर्थ होता है जानना या टू नो होता है। इस तरह से ये बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। यहाँ तक आपने देखा कि 3 इकाई हम पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट उनको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अब हम बात करते हैं इकाई 4 के बारे में। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान का क्या महत्वपूर्ण जो योगदान है, किस प्रकार से संबंधित है, सभी चीज़ें उनको लेकर के हम बात करेंगे। यूनिट आपका 9 नंबर का है। 9 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। एक एक बिंदु को संक्षेप में समझते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र 2008 के अनुसार विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं। विज्ञान के उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। पहला उद्देश्य देखिए, उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सकें जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो उन तरीकों को समझना, वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करने वाले तरीकों को समझना। और दूसरा उद्देश्य क्या है, विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास संबंधित परिप्रेक्ष्यों को समझ सके तथा विज्ञान को सामाजिक उद्यम की तरह देख सके। तीसरा उद्देश्य, रोजगार की दुनिया में पैर टिका पाने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता हासिल कर सके। चौथा उद्देश्य, अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्यबोध और रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। इसके बाद में 5वां उद्देश्य देखिए, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना सीख जाएं, जिससे हमारा मतलब है वस्तुनिष्ठता, आलोचनात्मकता और सोच और भय एवं अंधविश्वास से मुक्ति मिल जाना। तो इस तरह से ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न देखिए, बीएसटीसी द्वितीय वर्ष विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी शिक्षकों के लिए किन उद्देश्यों को रखा गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहला उद्देश्य देखिए, विज्ञान का दायरा, उसकी अन्य विषयों से समानता व अंतर, उसकी प्रकृति के बारे में समझ बनाना। दूसरा उद्देश्य, विज्ञान विषय में ज्ञान निर्माण के विभिन्न तरीकों की समझ बनाना। तीसरा उद्देश्य देखिए, समाज और विज्ञान के अंतर संबंधों को समझना एवं रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा उद्देश्य, विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम योजना के प्रारूप की समझ बनाना। 5वां उद्देश्य है विज्ञान में किस बात का मूल्यांकन करना है और कैसे करना है, इस बात पर समझ बनाना। तो ये कुछ उद्देश्य आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 है, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है।
इसमें देखिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है, जिसमें कक्षा के अंदर व बाहर आयोजित की जाने वाली जो सभी पाठ्य व पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि पाठ्यक्रम सिलेबस में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और हेनरी हरेप ने परिभाषा दी कि पाठ्यक्रम या सिलेबस केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है, उस बारे में बताती है पाठ्यक्रम या सिलेबस। पाठ्यक्रम की तैयारी पाठ्यचर्या विकास के कार्य का एक तर्क सम्मत सोपान है। इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर के आधार पर। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तक निर्माण में किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। पहला सिद्धांत है पाठ्यचर्या द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए। और दूसरा उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक लेखन में शिक्षकों की भागीदारी होनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है शिक्षकों के साथ में मिलकर के पाठ्य पुस्तकों की ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए। चौथा सिद्धांत है फीडबैक की प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक विकास का हिस्सा होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है आधुनिक तकनीकों, डिजाइनों तथा ग्राफिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से ये 4-5 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं आपके पाठ्य पुस्तक निर्माण में सिद्धांतों को लेकर के। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, 5वां प्रश्न, पाठ्यचर्या के मार्गदर्शी सिद्धांत आपको बताने हैं। पहला सिद्धांत देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना और बाहरी जीवन से जोड़ते हुए उसके जो घरेलू परिवेश है उसका उस परिवेश से जोड़ते हुए आप बच्चे को सिखाना। और दूसरा यहाँ पर सिद्धांत है पढ़ाई से रटंत प्रणाली को हटाना और एक एक जो बिंदु है उसको समझाते हुए पढ़ाना। और तीसरा सिद्धांत है बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाना। और चौथा सिद्धांत है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। पांचवा सिद्धांत है कक्षा के वातावरण से जोड़ना। ये सिद्धांत आपको पाठ्यचर्या के बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, छठा प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा निम्न आधारों पर कीजिए। पहला आधार क्या है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की दृष्टि के आधार पर। दूसरा है जेंडर संवेदनशीलता के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की दृष्टि के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करे। यह ऐसे प्रश्नों को उठा सकती है जो अभिरुचि जगाने वाले और समस्या समाधान करने वाले कार्यकलाप उन्मुख हो। दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ में विषय के बाहर व भीतर विविध पाठ्यचर्या क्षेत्रों के बीच और विद्यालय अवस्था के तमाम वर्षों के साथ में पाठ्य पुस्तक संगत संबंध बना सकती है। इस तरह से पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की दृष्टि से आधार पर आपको कुछ बातें समीक्षा के तौर पर ध्यान रखनी है। और इस बाद में हम बात करते हैं अब जेंडर संवेदनशीलता के आधार पर। पाठ्य पुस्तकों में हमें जेंडर न्यूट्रल या जेंडर निरपेक्ष सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आवास का वर्णन किया गया हो। इसमें स्त्रियों, पुरुषों, बालिकाओं और बालकों को एक समरूप समूह का अंग माना जाता है। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया जाता। इस तरह से जेंडर संवेदनशीलता के बारे में ध्यान रखना है। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं जेंडर से आप क्या समझते हैं। जेंडर वाइज, जेंडर समावेशी व जेंडर निरपेक्ष पठन सामग्री व जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेंडर के बारे में आपने काफ़ी पहले सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर एक सामाजिक उद्भावना या रचना है जिसका तात्पर्य पुरुषों और स्त्रियों के बीच में पाए जाने वाले उन सामाजिक अंतरों से है जो संबंधों के भीतर सोचे समझे और पाए जाते हैं। जेंडर संस्कृति विशिष्ट परिवर्तनशील कल्पना है, इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं जेंडर बायस के बारे में, लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में। इसका अर्थ है पाठ्य सामग्रियों और शिक्षण प्रक्रियाओं में बालिकाओं तथा स्त्रियों के योगदान को नजरअंदाज करना और कम आंकना। ये क्या है, जेंडर बायस या लैंगिक पूर्वाग्रह, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जेंडर समावेशी के बारे में, इसका अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किए गए क्रियाकलापों को शामिल करना है, तो ये जेंडर समावेशीकरण हो गया। और अगला बिंदु है जेंडर निरपेक्ष। जेंडर निरपेक्ष में देखिए यह एक ऐसी पाठ्य सामग्री है जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आवास का वर्णन किया गया हो। जेंडर निरपेक्ष ऐसी पाठ्य सामग्री है जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आवास का वर्णन किया गया हो। इसमें स्त्रियों, पुरुषों, बालिकाओं और बालकों को एक समरूप अंग माना जाता है, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता, रूढ़िबंधन, इस तरह से ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आता है तो फिर आपको लिखना है कि इसमें किसी एक जेंडर यानी पुरुष या स्त्री को पूर्व आधारित या पूर्वाग्रही और समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव के आधार पर भूमिकाएं, कार्य और जिम्मेदारियां सौंपना।
पूर्वाग्रह के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, किसी के बारे में कल्पना बना लेना, खुद से कल्पना बनाना बिना उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल किए हुए पहले से ही उसके बारे में कल्पना बनाना पूर्वाग्रह कहलाता है। इस तरह से बातें ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान विधि क्या है, इसके गुण व दोषों की विवेचना आपको करनी है। व्याख्यान विधि के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा कक्षा में व्याख्यान दिया जाता है तथा विद्यार्थी मात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक एक टॉपिक को स्टार्ट कर देगा, उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी दे देगा, बच्चे सिर्फ सुनते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे। इस विधि में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया का अभाव होता है, सिर्फ शिक्षक बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं। यह विधि विज्ञान के उद्देश्यों तथा शिक्षण सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसमें विद्यार्थियों की भूमिका सक्रिय नहीं होती है, विद्यार्थी केवल बैठे रहते हैं और जो टॉपिक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे केवल सुनते रहते हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए व्याख्यान विधि के गुणों की बात करते हैं। यह एक मितव्ययी विधि है। मितव्ययी विधि का मतलब है कम खर्चीली विधि। इस विधि में केवल शिक्षक की ही भागीदारी ज़्यादा रहती है। शिक्षक बोलता रहता है, टॉपिक को समझाता रहता है, बच्चे केवल सुनते रहते हैं, ना ही प्रश्न पूछते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। तो इसमें कम खर्चा आएगा, सभी बच्चों को एक साथ बैठा देंगे और शिक्षक केवल एक शिक्षक ही बोलता रहेगा और समझा देगा उनको। तो यह एक मितव्ययी कम खर्चीली विधि है। दूसरी है कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक लगातार बोलता रहेगा तो कम समय में यूनिट पूरा हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक का ही सारा काम रहता है और बच्चे सिर्फ बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। उच्च कक्षाओं में बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, तब फिर उन कक्षाओं में ये पढ़ाया जाता है व्याख्यान विधि से। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, शिक्षक के द्वारा समझाना होता है और बच्चे उसको समझते रहते हैं। अब हम बात करते हैं व्याख्यान विधि के दोषों के बारे में। पहला दोष देखिए, विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय बैठे रहते हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी टॉपिक को नहीं समझ पाते, ना ही उसके प्रति ध्यान दे पाते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि निष्क्रिय यहाँ पर बैठे रहते हैं। दूसरा यहाँ पर दोष क्या है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अरुचिकर व अमनोवैज्ञानिक होता है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को हर एक टॉपिक डिटेल में समझाना पड़ता है और उनको पूछना पड़ता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आया तो फिर उसको दोबारा पढ़ाना पड़ता है, एक एक बच्चे से सोल्व कराना पड़ता है। तो वो यहाँ पर रहता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए ये अरुचिकर है और अमनोवैज्ञानिक है। और तीसरा बिंदु क्या है, इसमें विद्यार्थी ज्ञान का सर्जन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी निष्क्रिय बैठे रहेंगे और वो टीचर की बातें सुनेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे इस बारे में श्योरिटी नहीं है। शिक्षक सिर्फ बोलता रहेगा और अपना टॉपिक कंप्लीट कर देगा, उसको ये नहीं पड़ी है कि बच्चा समझा या नहीं समझा। तो आपको क्या करनी है, ये विधि की ये कुछ दोष हैं जो ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि के बारे में। इसमें देखिए समस्या समाधान विधि क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए इसके गुण दोषों का विवेचन कीजिए। इस तरह से बड़ा प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए समस्या समाधान विधि के बारे में हम बात करते हैं। इस विधि में मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है तथा इसमें मानसिक व आलोचनात्मक चिंतन होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक है। यह विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। समस्या समाधान विधि के चरणों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे, समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे, समस्या का महत्व स्पष्ट करेंगे, तथ्यों की जांच करेंगे और संभावित हलों का निर्णय लेंगे कि किस तरह से उसको सोल्व करना है। और फिर सामान्यकरण व निष्कर्ष निकाल देंगे, निष्कर्षों का मूल्यांकन करेंगे, जाँच करेंगे, समस्या का लेखा जोखा बनाएंगे। इस तरह से आपको चरण ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समस्या समाधान विधि के गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इस विधि में होता है। तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना इस विधि में होता है। स्थायी ज्ञान इस विधि में मिलता है। जीवन की समस्याओं के सुलझाने में सहायक यह विधि रहती है। अनुशासन को बढ़ावा इस विधि में मिलता है और सभी जो विद्यार्थी हैं वो इस विधि में सक्रिय रहते हैं, समस्या का समाधान खोजने में लगे रहते हैं। तो ये इसके गुण हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि के दोषों के बारे में। पहला दोष है समस्या का चुनाव कठिन कार्य होता है कि हमें किस समस्या को सोल्व करना है और कैसे उसको सोल्व करना है, ये चुनाव करना कठिन कार्य होता है। दूसरा है अधिक समय खर्च इसमें होता है कि समस्या को हम पहले चुनेंगे, उसके जो 5 चरण हैं उन चरणों से गुजरेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर निष्कर्ष सही निकला या नहीं निकला उसकी जांच करेंगे। तो ये एक अधिक समय खर्चीली विधि होती है। और नीरस शैक्षणिक वातावरण इसमें रहता है कि बच्चे जिनको टॉपिक मिल गया है, जिनको समस्या का चुनाव हो गया है, सिर्फ वही उसको सोल्व कर पाएंगे। जिनको नहीं मिला है समस्या का जो टॉपिक है कि क्या हमें सोल्व करना है, वो अगर नहीं मिला बच्चों को टॉपिक तो फिर वो बैठे रहेंगे, ठाले बैठे रहेंगे। तो ये एक नीरस शैक्षणिक वातावरण इसमें बन जाता है। और अगला चौथा बिंदु क्या है, चौथा दोष मंदबुद्धि हेतु हितकर नहीं है। अगर आप मंदबुद्धि बालक हैं तो फिर क्या होगा कि आपको टॉपिक ही नहीं मिलेगा कि समस्या का चुनाव कैसे करना है। समस्या का चुनाव अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो
ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, झट से समस्या का चुनाव करके उसकी सोल्व करने की प्रोसेस को शुरू कर दें और एक बार समझाते ही समझ जाएं, तो उन बच्चों के लिए ये समस्या समाधान विधि रहती है। तो इसके कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं अनुसंधान विधि के बारे में। अनुसंधान विधि के सिद्धांत, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अनुसंधान विधि होती क्या है। तो इस विधि को अन्वेषण या खोज या अनुसंधान या होलिस्टिक विधि कहते हैं। ये आपको अलग अलग नाम आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना है तथा छात्रों को अधिक निश्चित, सत्यप्रिय, सूक्ष्म निरीक्षण व चिंतन आदि का अभ्यास करवाना है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं अनुसंधान विधि के सिद्धांतों के बारे में। यह 4 सिद्धांतों पर आधारित रहती है। पहला क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर रहती है। क्रियाशीलता इसमें रहती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें रहता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है। तो ये 4 सिद्धांत आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अनुसंधान विधि के उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्यों में देखिए, पहला उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है बालकों को वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का समाधान करना सिखाना। और तीसरा उद्देश्य है बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। चौथा उद्देश्य है बालकों को स्वयं करके सीखना, ज्ञान प्राप्त करने का योग्य बनाना, स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग का ज्ञान उनको प्राप्त करने के योग्य बनाना। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुसंधान विधि की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है विद्यार्थियों में खोज एवं शोध के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता है स्वाध्याय की रुचि विकसित होती है। तीसरी विशेषता है जो कुछ सीखते हैं वह स्पष्ट व स्थायी होता है और वह लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल प्रायोगिक तौर पर सीखते हैं। तो हर एक टॉपिक उनको क्लियर होता है, हर एक टॉपिक वो समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रायोजना विधि का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न पद, चरण तथा गुण व दोष को बताइए। प्रायोजना विधि के बारे में, इस विधि में विद्यार्थी किसी उपयुक्त परियोजना को अपने हाथ में लेते हैं तथा शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजनाबद्ध चरणों में उसे पूरा करते हैं। यह विधि प्राय कक्षा की 4 दीवारी के बाहर संपन्न होती है परियोजना तैयार करके। हम पहले बात करते हैं परियोजना विधि के चरणों के बारे में। पहला चरण क्या है, परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, परियोजना कार्य का चुनाव करेंगे कि किस कार्य को सोल्व करना है, कार्यक्रम बनाएंगे, कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे, कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे कि सही हुआ या नहीं हुआ, कार्य का लेखा जोखा तैयार करेंगे और सुझाव देंगे कि सही किया या नहीं किया या उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो उन सब बारे में ये इसके चरण आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं परियोजना विधि के गुणों के बारे में। मानसिक विकास इसमें होता है, अधिगम का स्थायीकरण होता है, स्वाध्याय पर बल इसमें मिलता है, सामाजिकता की भावना इसमें विकसित होती है, करके सीखना इसमें मेन यहाँ पर रहता है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके दोषों के बारे में। दोष में देखिए, पहला दोष क्या है, अधिक व्यय करना पड़ता है इसमें और विद्यालयों में आवश्यक साधनों का अभाव होता है। और तीसरा क्या है, उच्च स्तरीय अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती है। तो ये आपको परियोजना विधि के दोष आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते समय हमें अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होंगे, काफ़ी सारी शिक्षण सामग्री चाहिए होगी, तो उनके लिए अधिक व्यय करना पड़ेगा। आवश्यक जो साधन उपलब्ध नहीं होंगे विद्यालय में तो फिर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, समस्या को सोल्व नहीं कर पाएंगे और उच्च स्तरीय जो अध्ययन है उसकी दृष्टि ये अनुपयोगी रहती है। इस तरह से बिंदु कुछ आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, अगला 12वां प्रश्न है, रचनावादी उपागम क्या है, इसकी आधारभूत अवधारणाओं की विवेचना आपको करनी है। इसमें देखिए, रचनावादी उपागम में ज्ञान का निर्माण सीखने वाला स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा करता है, अर्थात अधिगमकर्ता को सक्रिय जीव माना गया है जो अपने विचारों व इंद्रिय जनित अनुभवों की अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यही विचारधारा रचनावाद कहलाती है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं रचनावादी उपागम की आधारभूत अवधारणाओं के बारे में। इसमें देखिए, विद्यार्थी ज्ञान की समझ स्वयं करता है। दूसरा बिंदु है सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक है। तीसरा बिंदु है सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। चौथा बिंदु है सीखने में समय लगता है। पांचवा बिंदु है सीखने में भाषा सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर अपना ये इकाई भी पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इकाई 5 आपका विज्ञान के जो विषय वस्तु है उससे संबंधित कुछ बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे, जो कि हमने पहले जब आपने 10th 9th 8th इन क्लासों में पढ़े थे, अम्ल, क्षार, लवण आदि के बारे में। तो ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स हैं जिनको आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 18 नंबर का यूनिट है दोस्तों, तो आप अगर इस यूनिट को ही कंप्लीट याद कर लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास में बुक है या फिर सीरीज है वहाँ से, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि एक ही यूनिट आपको पास करवा देने वाला है। क्योंकि पहले के यूनिट्स में भी हमने ये चीज़ें नोटिस करी है कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक रहे हैं जो आपको पहले से आते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो आई होप आपने ठीक से बिंदु को समझा है। 5वां यूनिट आपका 18 नंबर का है और इसके लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए और अब की बार आ सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अम्ल व क्षार और लवण की पहचान किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल को लेकर के।
अम्ल की पहचान हेतु उसके कुछ बूंदे नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे। यदि लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है तो विलयन हमारा अम्ल है। और क्षार के बारे में देखिए, क्षार की पहचान हेतु उसके कुछ बूंदे लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे और यदि लिटमस पत्र रंग नीला इसका हो जाता है तो विलयन हमारा क्षार है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अम्ल कब होगा, जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, और क्षार कब होगा, जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। इस तरह से ये बिंदु आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर लवण के बारे में। लवण के बारे में देखिए, लवण की पहचान हेतु उसके संपर्क में नीले व लाल दोनों प्रकार के लिटमस पत्रों को लाते हैं। यदि दोनों का ही रंग परिवर्तन नहीं होता है तो विलियम लवण है। दोनों लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं होता है तो लवण है। परिवर्तित होता है तो अम्ल और क्षार में से आप डिफाइन कर लेना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के विलयन परस्पर उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो हम उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार हमने एक मात्रा में, पर्टिकुलर एक ही मात्रा में हमने मिलाए, दोनों बराबर मात्रा में, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और विलयन क्या होगा, विलयन उदासीन हो जाएगा। अतः अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। उदाहरण अगर आपको पूछता है तो HCl अम्ल हो गया यहाँ पर और NaOH क्षारक हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl क्या हो गया, लवण आ गया, और H2O और उष्मा यहाँ पर निकली, जल और उष्मा इस तरह से निकलेगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा भी उत्पन्न होती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, तीसरा प्रश्न, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसमें देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है तथा निर्मित पदार्थ के गुण सदैव भिन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, पटाखों के जलने पर तेज गंध आती है और सल्फर का उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है जिसमें गंध उत्पन्न होती है। उदाहरण आप इस तरह से ध्यान रखना, S+O2 यहाँ पर होगा, SO2 बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पर मिलकर के, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह से ये पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसमें देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जो है वही रहता है। ऐसे पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, बर्फ या ठोस वातावरण में ऊष्मा लेकर के जल द्रव में बदल जाती है। इस जल को ठंडा करने पर वह पुनः बर्फ में बदल जाती है। यहाँ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है पर पदार्थ की प्रकृति नहीं बदल रही है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इसमें देखिए, पत्ती द्वारा अनावश्यक पानी को रंध्रों से वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। पत्ती द्वारा जलवाष्प को बाहर निकालने की इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पांचवा प्रश्न, बीजों के अंकुरण से क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बीज से नए पौधों का बनना। अंकुरण के लिए वायु, पानी और उचित ताप बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह के कुछ बिंदु आसान टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसमें देखिए, केंद्र की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, सरल रचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और जटिल संरचना वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें केंद्रक पदार्थ DNA का बना होता है जिससे प्रोटीन्स जुड़े नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रक पदार्थ DNA व क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, पादप व प्राणी कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। पादपों की कोशिका और प्राणियों की कोशिका में अंतर क्या है। पहला अंतर है, पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के बाहर होता है। प्राणी कोशिका में धानियां नहीं होती है। तीसरा अंतर, कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं पादपों में, और जो प्राणी है इनमें लवक नहीं होते हैं। चौथा अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रिओम अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। पांचवा अंतर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम विकसित एवं छितरा हुआ रहता है पादप कोशिका में, जबकि गाल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित और स्पष्ट रहता है प्राणी कोशिका में। इस तरह से ये अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पादप के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पादप के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें देखिए, पहला प्रकार है शाक का। शाक में जिसमें डालियां आती है, बड़ा पेड़ होता है। और दूसरा है झाड़ी के रूप में रहता है। तीसरा है वृक्ष के रूप में रहता है। और चौथा है विसर्पी लता या आरोही रूप में रहता है। तो ये चार प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं और गति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या हम करते हैं। इसमें देखिए, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, गोल गोल घूमना, घूर्णन गति,
कंपन गति, आवर्ती गति। इस तरह से ये 5 गतियों के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में 10वां प्रश्न है, चाल व वेग में क्या अंतर है, दोनों के मात्रक आपको भी बताने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले चाल के बारे में बात करते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग के बारे में देखिए, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जब हम एकांक समय में निश्चित दिशा में जा रहे हैं उस समय तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और दूसरा बिंदु, यह अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। तीसरा अंतर है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। चौथा अंतर देखिए, चाल धनात्मक व शून्य हो सकता है जबकि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। और पांचवा अंतर है, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर चाल और वेग के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। और अभी हम इसके बाद में बात करते हैं 11वां प्रश्न, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, तारों में आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है जिनका घनत्व माप में परिवर्तन के कारण अनवरत बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप तारों की आभासी स्थिति भी अनवरत बदलती है, लगातार बदलती है एवं ये टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इस तरह से तारे क्यों टिमटिमाते हैं उस बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसमें देखिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में होकर के गुजरता है तो इसका परिकिरणन हो जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। परिकिरणित प्रकाश का मिश्र रंग हल्का नीला होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है उस बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकाश के गुण आपको लिखने हैं। पहला गुण है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, चलता है। दूसरा गुण है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। तीसरा गुण है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और चौथा गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पांचवा गुण है, चमकदार तलों से प्रकाश परावर्तन होता है। तो ये 5 गुण आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रकाश की। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन को लेकर के। इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से हट जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पथ से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या क्या होते हैं उस बारे में। पारदर्शी क्या होगा, कांच, जल, वायु जिसके हम आर पार देख पाएंगे। अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, पेपर, धातु, लकड़ी आदि। तीसरा बिंदु पारभासी का उदाहरण देखिए, बटर पेपर, मोटी कांच। इस तरह से आपको तीनों यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में 16वां प्रश्न, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बना करके आपको वर्णन करना है। इसमें देखिए, मानव नेत्र के चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें मांसपेशी आपको बनानी है, परितारिका बनानी है, लेंस बनाना है, कॉर्निया बनाना है और रेटिना बनाना है, दृक तंत्रिका बनानी है। और चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह का चित्र आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाह्य भाग सफेद एवं कठोर होता है। इसके पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां होती हैं जो परितांत्रिका कहलाती हैं, परितांत्रिका कहलाएंगी। और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को एक परत पर फोकस करता है। इस परत की दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से आंख के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगला 17वां प्रश्न आता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत की खतरों से बचने के उपाय भी आपको बताने हैं। सबसे पहले फ्यूज के बारे में बात करते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ का एक संरक्षात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। विद्युत के खतरों से बचने के उपाय देखिए। पहला उपाय है, बिजली के तार के पास लोहे के तार न बांधें। दूसरा उपाय है, विद्युत वायरिंग में अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाएं। तीसरा उपाय है, विद्युत उपकरण ISI से प्रमाणित होना चाहिए, ISI मार्का वाला। चौथा उपाय है, बिजली के तारों से छेड़छाड़ ना करें। इस तरह से कुछ उपाय आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में 18वां प्रश्न आता है, धातु और अधातु में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में। देखिए, पहला अंतर, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती है, धातुएं ठोस होती है। और अधातु साधारण ताप पर ठोस, द्रव व गैस अवस्था में होती है। दूसरा अंतर,
धात्विक जो चमक इनमें होती है, धातुओं में चमक रहती है और अधातु में विशेष कोई चमक नहीं रहती है। तीसरा अंतर, घनत्व प्राय अधिक होता है धातुओं का और अधातुओं का घनत्व प्राय कम होता है। चौथा अंतर, विद्युत की सुचालक होती है धातुएं और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। पांचवा अंतर है, गलनांक व क्वथनांक प्राय अधिक होते हैं धातुओं के और गलनांक और क्वथनांक प्राय कम होते हैं अधातुओं के। तो ये अंतर दोनों में ध्यान रखना है, इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला 19वां प्रश्न आता है, कोशिका भित्ति का पादप कोशिका में क्या कार्य है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, सभी पादप कोशिकाओं के बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति होती है। यह निर्जीव सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर के कोशिका द्रव्य के महीन तंतु कोशिकाओं को बांधते हैं। इन तंतुओं को जीव द्रव्य तंतुक कहते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतः प्रद्रवी जालिका, गोल्जी कोय, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दर्शाए हुए हैं। तो पादप कोशिका का चित्र आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका का आवरण मात्र कोशिका झिल्ली का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रिक्तिकाएं छोटी होती है और केंद्रक की स्थिति मध्यम में होती है। जंतु कोशिका के मुख्य अवयव देखिए, पहला अवयव है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा अवयव है केंद्रक और तीसरा अवयव है कोशिका द्रव्य। ये तीन अवयव आपको ध्यान रखने हैं। और इसका चित्र भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस तरह का चित्र रहता है जिसमें प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली, अंतः प्रद्रवी जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी कोय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इस तरह से रहते हैं, जिस तरह से अभी हमने ऊपर देखा था चित्र में। पादप कोशिका की तरह ही सिस्टम सारा रहता है, बस थोड़ा सा चित्र अलग रहता है इसका। और इसके बाद में 21वां प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यदि प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जिस दिशा से प्रकाश आया उसी दिशा में वापस लौट गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसके बाद में 22वां प्रश्न देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रथम नियम देखिए, अभिलंब तथा आपतित जो किरणें हैं इनके बीच का कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण x के। द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन को लेकर के। परावर्तन तल यहाँ पर है दर्पण और आपतित किरण इधर से आ रही है, परावर्तित हो रही है और परावर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है। और जो ये बराबर होंगे दोनों, पहले नियम में और दूसरे नियम में एक ही तल पर ये होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है प्रकाश का परावर्तन। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपवर्तन को लेकर के। अपवर्तन के नियम देखिए, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण x है तो साइन I बटे साइन x बराबर नियतांक होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, अमीबा कैसा जीवन है। अमीबा के बारे में जानकारी रखनी है, सचित्र इसका वर्णन ध्यान रखना है। अमीबा में संभरण और पाचन को समझाइए, प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपनी समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका से करता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। ये सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और चित्र आप इसकी संरचना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी अमीबा होती है और आपको इसमें अन्नधानी, केंद्रक, कूटपाद, स्वच्छ, बाह्य रस, आंतर रस, कूटपाद, अन्नधानी, रसधानी, संकोची, इस तरह से ये चित्र आपको ध्यान रखना है। और इसमें अमीबा द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे किया जाता है उसका चित्र भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अमीबा यहाँ पर है और नीचे आएगा। भोजन के पास आने पर अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता हुआ भोजन पास में आता ही अपनी आकार बदल लेगा और भोजन को अंदर लेने की कोशिश करेगा, भोजन का अवशोषण करेगा। इस तरह से भोजन को अंदर ले लेगा और अंदर आने के बाद में अपशिष्ट का बहिक्षेपण करता हुआ अपशिष्ट को खा लेगा जितना उसको खाना है, और फिर उसके बाद में अपशिष्ट वापस निकाल देगा। तो इस तरह से ये आपको सर्कल भी ध्यान रखना है अमीबा द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण का।
तो आपने समझा कि आपको पेंसिल रबड़ भी साथ में लेकर के जाने हैं, ताकि अगर अमीबा वगैरह का इस तरह का कोई प्रश्न आता है आपके, तो थोड़ा सा चित्र बना करके आप काम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और पूरे नंबर आपको मिलने के उसमें चांसेस रहेंगे। थोड़ी सी आपको इस प्रकार से बातें समझनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका छठा जो लास्ट यूनिट है मूल्यांकन को लेकर के, उसके बारे में बात करते हैं। 9 नंबर का यूनिट है। 9 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मूल्यांकन किस प्रकार से होएगा विज्ञान को लेकर के। पहला प्रश्न आता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कोई 4 अधिगम प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहले यहाँ पर आती है, पहली जो प्रक्रिया है वो है अभिवृत्ति। जैसे कारण ढूंढना, संबंध को पहचानना, परमाणुओं पर विचार करना, सब क्या किस में आता है, अभिवृत्ति में आता है। दूसरा क्या है, सराहना करना। जैसे किसी मनोवैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करना, विज्ञान का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, तो सराहना करना यहाँ पर आएगी, प्रशंसा करना। तीसरा यहाँ पर है रुचि। रुचि के बारे में यहाँ पर बात आती है कि जैसे विज्ञान को हॉबी के रूप में लेना, विज्ञान को व्यवसाय के रूप में सोचना आदि क्या आएंगी, हॉबी आएंगी, रुचि आएंगी। अभिरुचि जैसे दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढने में वैज्ञानिक विधियां अपनाना आदि क्या रहेंगी, अभिरुचि रहेगी। और यहाँ पर 5वां आता है मूल्यों का विकास होना, तो बौद्धिक सत्यवादिता और सहनशीलता आदि बढ़ेगी तो मूल्यों का विकास होएगा। तो ये 5 आपको यहाँ पर बातें ध्यान रखनी है। आपको 4-5 बातें पूछ सकता है, तो नॉर्मली आपको 5 ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि क्या आप बच्चों के सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, यदि नहीं तो उनके लिए क्या कदम उठाएंगे। जो भी प्रश्न बच्चों द्वारा आपसे पूछे गए, मतलब शिक्षक से पूछे गए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, शिक्षक को नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में प्रश्नों को नोट करके उसकी एक सूची तैयार करी जाएगी। पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों में ढूंढने का प्रयास करा जाएगा। सभी शिक्षकों से विचार विमर्श भी करा जाएगा। कोई बड़ा प्रश्न आ गया है, कोई कठिन प्रश्न आ गया है, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग भी करेंगे। तो ये कुछ उपाय हम कर सकते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर अपने को नहीं आ रहा है, बच्चे को ये कह सकते हैं कि आज मुझे ये नहीं आ रहा है, इसके बारे में और रिसर्च करके मैं आपको कल बता दूंगा इस बारे में। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित यहाँ पर हैं। पहला है निदानिक उद्देश्य, निदान यहाँ पर करा जाएगा, उपचार करा जाएगा, इस तरह से आप ले सकते हैं। उपलब्धियों को संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा जाएगा। सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर आएगा। विद्यालयों के मानकों का मूल्यांकन भी यहाँ पर रहेगा कि विद्यालय के द्वारा क्या क्या सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई गई है, वो बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये 4 बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ये मूल्यांकन टॉपिक आता है, तो सेम सी ही सारी गणित है, यहाँ पर सेम से ही सारे टॉपिक्स हैं। कुछ जो ऐसे टॉपिक्स जो सेम है सभी पेपर्स में आपको एक बार ही याद कर लेने हैं और फिर उनको आप जो है जिस भी एक पेपर में पूछा जाए ऐसा प्रश्न तो आप बता देना, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि साइंस में मूल्यांकन का परिभाषा अलग होगी या वहाँ पर सोशल साइंस में मूल्यांकन की परिभाषा अलग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारा चीज़ें सारी जगह पर सेम सारा टॉपिक्स है। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन एक अंग है। शिक्षक अपने अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के माध्यम से करता है। मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। गुणात्मक और मात्रात्मक यहाँ पर वर्णन का मतलब है कि कितना बच्चों ने सीख लिया है, अपेक्षा के अनुसार सीखा है या यहाँ पर कम सीखा है या ज़्यादा सीखा है, तो वो सारी चीज़ें अपने को एक मापना है। तो वो मापने के लिए मूल्यांकन एक विधि यहाँ पर लगाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा मूल्यांकन करा जाता है। आप एक बार कमेंट करके बताना कि हमने एक वीडियो में एक यूनिट में हमने ये पढ़ा है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, फिर वहाँ पर हमने व्यक्तिगत मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन और साक्षात्कार वगैरह हमने पढ़ा था, समूह मूल्यांकन हमने पढ़ा था और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे। तो वो आप बताना कि कौन से चैप्टर में हमने कहाँ पर पढ़ी है। और बाकी अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। 5वां प्रश्न आता है, विज्ञान विषय के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है, तो क्या है उसकी परिभाषा के रूप में आपको छोटा सा यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करा जा रहा है। तो वो कितना डेवलपमेंट हो रहा है उसका यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। यह निर्धारण किया जाता है कि विकासात्मक प्रक्रिया चल रही है। इसका लक्ष्य जो है अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त कौशल और वांछनीय गुणवत्ता वाले और उसके अलावा शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है।
और कितनी अपेक्षा बच्चे से रखी जा रही है, किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, किन विधियों का उपयोग करा जा रहा है, तो वो बच्चों के लिए कारगर सिद्ध है। नवाचार वगैरह सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, किस विधि से आसानी से सीख रहे हैं, कौन सी विधि उनको कठिनाई दे रही है सीखने में, तो उन सब का पता यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन से लगता है। इस तरह से अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आप अपने मन से विचार जोड़ करके निबंधात्मक उत्तर दे पाएंगे। कोई दिक्कत समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन के बारे में सारी चीज़ें आप लिख देंगे, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, वीकली साप्ताहिक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उन सब से मूल्यांकन करा जाता है। मूल्यांकन यहाँ पर एक तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, एक यहाँ पर परीक्षा के रूप में एक साथ हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लिख देंगे अगर निबंधात्मक आता है तो, और अगर 1-2 नंबर का आता है तो फिर आप ये वाला छोटा उत्तर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं छठा प्रश्न। देखिए, विज्ञान में सीखने के सूचक क्या क्या हैं। विज्ञान में सीखने के सूचकों की बात करते हैं। पहला सूचक है अवलोकन और जांच पड़ताल करना। दूसरा है प्रयोग, वर्गीकरण, रचना, योजना या व्यवस्था बनाना। तीसरा है आंकड़ों का रिकॉर्ड तैयार करना। चौथा है संप्रेषण दक्षताएं हासिल करना। पांचवा है व्याख्या करना। छठा है परिणाम निकालना। सातवां है दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। आठवां है मूल्य, दृष्टिकोण और सरोकार करना। तो ये आपको विज्ञान सीखने के सूचक आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न आता है विज्ञान शिक्षण में गतिविधियों की क्या उपयोगिता है। विज्ञान शिक्षण में गतिविधियां किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान शिक्षण में अध्यापक द्वारा गतिविधियां करना व प्रदर्शन करना एवं बच्चों को स्वयं गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीतियां कहलाती है। अध्यापक को बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए व अपने प्रेक्षणों को ईमानदारी से रिकॉर्ड व रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बच्चों में व्याख्या करने और संप्रेषण करने की क्षमताओं का विकास करती है। थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करने की यहाँ पर बात हो रही है, करके सीखने के बारे में बात हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय भ्रमण की किस प्रकार यहाँ पर गतिविधि है। क्षेत्रीय जो भ्रमण रहता है वो किस प्रकार की गतिविधि है, तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, प्रत्यक्ष ज्ञान वहाँ पर हो रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण जो हो रहा है, क्षेत्रीय भ्रमण के समय बच्चे अपने संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, उपकरण हैं, संयंत्र, पर्यावरण आदि से रूबरू होते हैं। यह बच्चों की अवलोकन, प्रेक्षण, संप्रेषण करने की जो क्षमता है इसको विकसित करने में सहायक होता है। अतः शिक्षक को आकलन के अवसर के रूप में इसे लेना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण का सीधा तात्पर्य, आप जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे को सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब कि किसी वस्तु के बारे में बच्चे को बता रहे हैं, जैसे मान लो खरगोश के बारे में बता रहे हैं, तो खरगोश बच्चे के सामने ला करके खड़ा करेंगे या फिर बच्चे के सामने खरगोश की फोटो ला करके दिखाएंगे कि ये है खरगोश, तो बच्चा यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान, यहाँ पर वो एक स्थायी यहाँ पर अधिगम हो जाएगा। या फिर आप क्षेत्रीय भ्रमण करवा रहे हैं तो अपने क्षेत्र की अलग अलग चीज़ें बच्चे को दिखा रहे हैं, तो वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान होएगा। आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी कि आपका कभी कोई विद्यालय टूर रहा हो या फिर कॉलेज का कोई टूर रहा हो, तो वहाँ पर आपने जो एक्टिविटीज़ करी है, वहाँ पर जो आपने चीज़ें देखी है वो आपके अभी भी याद होगी। और दूसरी ओर आप जब किताबों में पढ़ते हैं किसी महल के बारे में, किसी यहाँ पर उद्यान वगैरह के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत कम याद रहती है। और दूसरी ओर आपने जब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें देख ली है तो वो स्थायी रूप से यहाँ पर रह जाती है, उसकी अधिकतर एक्टिविटीज़ जो, ये कुछ आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके थोड़ा सा और आप इसको उदाहरणों के साथ में जोड़ करके अपना उत्तर दे दीजिएगा अगर बड़ा प्रश्न इसको लेकर के कुछ आए तो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं परियोजना कार्य को लेकर के। यहाँ पर बात आती है कि विज्ञान में परियोजना कार्य द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य से आयोजित करने, छानबीन करने, तलाश करने, अन्वेषण करने, कोई संरचना तथा किसी नियत कार्य को पूरा करना यहाँ पर परियोजना कार्य होता है। परियोजना मतलब एक योजना बना करके काम करने को आप कह सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है। इसके नीचे देखिए कक्षा व गृह कार्य यहाँ पर क्या है, तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे कई प्रकार से कक्षा कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसमें उपकरण को सुनिश्चित करना, अवलोकन करना, प्रश्न करना, संप्रेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि कौशल निहित होते हैं। अतः ये कौशल आकलन का आधार बनाए जा सकते हैं। तो कक्षा और गृह कार्य में इन सब की भूमिका रहती है। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना, तो यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान में बच्चों को तैयार किए गए मॉडल, ग्राफ, चार्ट, परियोजना रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरण, विज्ञान क्लब से संबंधित गतिविधि आदि को आकलन करने के समय सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बाद में वाद विवाद प्रतियोगिता भी महत्वपूर्ण रहती है। तो वाद विवाद विषय के बिंदुओं को पहचानना, यह सोचना कि पक्ष विपक्ष
पक्ष में कौन कौन से बिंदु उठाए जा सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस जुटाना व विपक्ष के विचारों की काट सोचना आदि क्षमताएं आकलन का आधार बन सकती है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता भी एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान में प्रश्नोत्तरी को लेकर के प्रश्न आता है, तो यहाँ पर देखिए विद्यालयों में विज्ञान प्रश्नोत्तरी में आकलन, अवलोकन, प्रत्यास्मरण, प्रयोग, उपयोग के कारण, तर्क, व्याख्या आदि के आधार पर किया जा सकता है। विज्ञान में प्रश्नोत्तरी कैसे करेंगे, तो 1 नंबर का प्रश्न ऐसा आता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। विज्ञान जर्नल क्या है? विज्ञान जर्नल देखिए, विद्यार्थी इसमें कक्षा में की गई वैज्ञानिक जो अवधारणाएं हैं उन पर होने वाली चर्चा व विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करके लिख सकते हैं। शिक्षक अपनी ओर से इनका निरीक्षण कर सकते हैं। तो विज्ञान जर्नल ये हो गया। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, व्याख्यात्मक रिकॉर्ड ऐसा कुछ आता है प्रश्न। तो इस रिकॉर्ड के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति का प्रत्येक दिन का एक लिखित और वर्णन तैयार करता है। यह आकलन का आधार बन सकते हैं, जिसमें बच्चे की डेली जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड में तैयार करा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं पोर्टफोलियो को लेकर के। पोर्टफोलियो में देखिए किसी भी बच्चे से संबंधित दिनांक सहित यह सभी एकत्रित सामग्री, उसका जीवन व्रत व शिक्षक द्वारा बच्चे में व्यवहार परिवर्तन हेतु अपनाए गए उपाय व बच्चों की प्रक्रियाएं आदि का रिकॉर्ड उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पोर्टफोलियो की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। संकल्पना मानचित्र क्या है? तो संकल्पना मानचित्र एक प्रत्यक्ष ग्राफीय चित्र होता है जो यह दर्शाता है कि किसी एक अवधारणा का अन्य अवधारणाओं में उसी वर्ग में किस प्रकार का संबंध है। तो संकल्पना मानचित्र में ये चीज़ें दर्शाई जाती है। इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचार का मतलब आप समझ रहे हैं कि चोट लग गई है, नुकसान अपना हो गया है, फिर उसके बाद में उसको सही करने की, उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों की अधिगम संबंधित जो कठिनाइयाँ जहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका पता लगा करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। इस यूनिट का अंतिम टॉपिक यहाँ पर आप देखिए कि डॉक्टर ब्लूम का मूल्यांकन का त्रिकोणात्मक रूप कैसा है। तो डॉक्टर ब्लूम का ध्यान रखना है, जिसमें आपको शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर हैं, सीखने का अनुभव, व्यवहारगत जो परिवर्तन हो रहे हैं सीखने के अनुभव में, तो वो यहाँ पर है। और तीसरा यहाँ पर है मूल्यांकन के साधन शिक्षक। मतलब कि पाठ्यक्रम तो क्या है, शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर है, मूल्यांकन क्या है, शिक्षक करवा रहा है, मूल्यांकन का साधन में शिक्षक है, और सीखने का अनुभव जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो किस में हो रहा है, विद्यार्थी में हो रहा है। तो इस तरह से ये डॉक्टर ब्लूम का मूल्यांकन का त्रिकोणात्मक जो रूप है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि 1 घंटा और 10 मिनट में हमने पूरा विज्ञान पेपर रिवाइज कर लिया है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और उतना सफिशिएंट मैटर हमने कवर कर लिया है कि एग्ज़ाम पेपर आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। क्लियर होने के अलावा आप यहाँ पर मान करके चलिए कि 40 नंबर से ज़्यादा नंबर आपके विज्ञान में आ जाने वाले हैं अगर आपने सारे बिंदुओं को ठीक से समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है किसी यूनिट किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप इस क्लास को 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे, तो आप बहुत कम समय में 40 नंबर से अधिक नंबर विज्ञान पेपर में आप ला पाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों आपके बाकी के 8 पेपर्स में हमारे द्वारा जो मदद आपकी मिली है, सभी जो पेपर्स में हमने कोशिश करी थी महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को लेकर के अलग अलग मैराथन क्लासेस में, तो वो आपके परीक्षा समय में काफ़ी मददगार साबित हुई है सारी क्लासेस, और ये भी इस क्लास से भी आपको ज़रूर मदद मिलने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो 40 नंबर से अधिक का मैटर है वो इसी में से आने वाला है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी मेरी बातों को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करें, और कमेंट आप जरूर कर दें अपना फीडबैक, ताकि इस वीडियो को भी थोड़ी सी रीच मिले। आप ये चीज़ें समझा करें कि वीडियो को लाइक करने से, आपके कमेंट करने से वीडियो और भी लोगों तक पहुँचता है। वीडियो की रीच आपके लाइक और कमेंट से ही बढ़ती है, तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए और लाइक शेयर जरूर करा करिए अपने दोस्तों तक। आपको आपकी अंतिम परीक्षा के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।